Hello everyone, welcome to our NJ Academy. In this video, we will solve NCERT solutions of Class 8 Science, Chapter 3 Synthetic Fibers and Plastics. So the first question says, explain why some fibers are called as synthetic. तो फाइबर्स मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइबर्स मतलब होता है पतले धागे, रेशे, जो बहुत ही फाइबर्स टाइप, थ्रेड टाइप के होते हैं, उनको हम फाइबर्स कहते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स क्यों कहा जाता है। तो कई फाइबर्स जो रहते हैं वो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरली हमें मिलते हैं, तो उनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। बट कुछ फाइबर्स ऐसे भी होते हैं जो हम सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं। सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो हम प्रिपेयर करते हैं, यानी वो मैन मेड होते हैं, ह्यूमंस उसको प्रिपेयर करते हैं। फिर उसके बाद सिंथेटिकली उनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि उनको नेचुरल मेथड से नहीं, आर्टिफिशियल मेथड से प्रिपेयर किया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं द फाइबर्स विच आर मैन मेड, यानी कि ह्यूमंस ने उनको प्रिपेयर किया है। उसके बाद और आर्टिफिशियल, यानी आर्टिफिशियली वो लैब में प्रिपेयर किया गया है। आर नॉट नेचुरली ओब्टेन्ड, यानी कि वो नेचुरली प्रिपेयर नहीं किए गए हैं। सच फाइबर्स आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स। एग्जाम्पल्स है नाइलॉन, जैसे कि यहाँ पहले डायग्राम में आपको एक रस्सी दिख रही है, तो नाइलॉन से ऐसी रस्सियाँ बनाई जाती हैं जिन रस्सियों पे कपड़े सूखते हैं, वो नाइलॉन की होती हैं। फिर जो लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, जो लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, तो उस वहाँ पे भी नाइलॉन रस्सियाँ यूज़ होती हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। ओके, तो नाइलॉन से हम नाइलॉन रोप्स बनाते हैं, जैसा कि फर्स्ट डायग्राम में आपको दिख रहा है। उसके बाद रेयॉन, रेयॉन के भी बहुत सारे फैब्रिक बनते हैं, जैसे जो रेन कोट होता है, रेन कोट रेयॉन का बनता है, मतलब रेन कोट का जो फैब्रिक होता है उस पर रेयॉन की कोटिंग होती है। उसके बाद पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर अगर आपको पता हो तो जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, और स्पोर्ट्स जो लोग खेलते हैं तो उनकी जर्सी होती होगी, एक अपर होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक जर्सी ली है। तो जो भी क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उनकी जो जर्सी जिस फैब्रिक की बनी होती है, वो फैब्रिक को हम पॉलिएस्टर कहते हैं। फैब्रिक मतलब कपड़ा होता है, तो उस फैब्रिक को हम पॉलिएस्टर कहते हैं। तो ये जो रहता है ये स्वेट प्रूफ होता है, यानी कि ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, बट ये स्वेट प्रूफ होता है। स्वेट रहेगा लेकिन ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए यूजुअली पॉलिएस्टर को जर्सी बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट आंसर, रेयॉन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज। तो यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि सिंथेटिक फाइबर्स से जो सिंथेटिक फाइबर्स के फीचर्स होते हैं, रेयॉन उनसे अलग क्यों है। तो पहला इसका है, पहला ऑप्शन है इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस। नहीं, सिंथेटिक फाइबर्स में ऐसा कुछ नहीं है कि सिंथेटिक फाइबर्स में सिल्क लाइक अपीयरेंस नहीं होता है, हो सकता है सिंथेटिक फाइबर में भी सिल्क लाइक अपीयरेंस। सेकेंड, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। ओके, तो सिंथेटिक फाइबर्स, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उनके रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो सब हमको आर्टिफिशियली हम प्रिपेयर करते हैं। उनके रॉ मटेरियल्स भी हमको नेचर में नहीं मिलते हैं, सब आर्टिफिशियल होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लें तो नाइलॉन, नाइलॉन जिन रॉ मटेरियल से बना है वो हमको नेचर में नहीं मिलते हैं, आर्टिफिशियली मिलते हैं। तो ये एक पॉइंट है जो रेयॉन के केस में, क्योंकि जो रेयॉन है वो वुड पल्प से बनता है, जो कि एक नेचुरल मटेरियल है। तो रेयॉन का रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से। तो सिंथेटिक फाइबर्स का रॉ मटेरियल नेचर से नहीं मिलता है, तो ये बी, इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी। फिर भी हम थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। डेफिनेटली सिंथेटिक फाइबर्स जो है उनके भी फाइबर्स रेयॉन के जैसे वीव किए जाते हैं, वैसे वीव कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो पहला सेंटेंस है सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश फाइबर्स। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो ह्यूमंस बनाते हैं, सिंथेटिकली लेबोरेटरी में बनाते हैं, तो उनको मैन मेड कहते हैं। उसके बाद क्योंकि ये नेचुरली नहीं मिलते हैं हमको, ये आर्टिफिशियली मिलते हैं, तो इनको आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स के रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि अब जो नेचुरल फाइबर्स के रॉ मटेरियल हैं वो तो हमें नेचर में ही मिल जाते हैं। अगर मुझे कॉटन के फाइबर्स बनाने हैं या कॉटन की थ्रेड बनानी है, तो मैं प्लांट से जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं कॉटन के, उधर से कॉटन लूँगी और फिर मैं उसको इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ में जाके उनके थ्रेड्स बना लूँगी। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो
पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं उन्हें, क्यों? क्योंकि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से डिराइव होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से वो डिराइव्ड होते हैं। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब ऑयल, कोल, इन टाइप की चीज़ों से। जैसे कि आपका जो रेयॉन है, रेयॉन एक नेचुरल फाइबर में आता है, क्यों? क्योंकि वुड पल्प से हमको वो मिलता है। उसी तरीके से आपका जो नायलॉन है वो आर्टिफिशियल उसके रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि ऑयल और कोल, ऑयल एंड कोल से नायलॉन बनता है। तो यहाँ पे सही आंसर है पेट्रोकेमिकल्स, यानी पेट्रोलियम डिराइव्ड केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वाले केमिकल्स। नेक्स्ट सेंटेंस, लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो अ। ओके, तो लेट मी टेल यू, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बेसिकली बहुत सारे यूनिट्स से मिलकर सिंथेटिक फाइबर बनता है, बहुत छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स से मिलके सिंथेटिक फाइबर मिलता है। तो सिंथेटिक फाइबर को पॉलीमर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब पॉलीमर्स जो होता है, पॉलीमर जो ये वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट या पार्ट। तो बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलके जो कंपाउंड बनता है उसको हम पॉलीमर कहते हैं, और सिंथेटिक फाइबर भी एक पॉलीमर है। और उसी तरीके से प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। हम प्लास्टिक के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे मैं एक जनरल एग्जांपल आपको देती हूँ। आपने पॉलीथीन तो सभी ने सुना होगा। आप इसमें मार्केट से चीज़ें लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, कपड़े लाते हैं, जो भी है मार्केट से हम पॉलीथीन में लेकर आते हैं। तो पॉलीथीन भी एक पॉलीमर है, क्यों? क्योंकि इसके नाम में ही दिख रहा है, पॉली मीन्स मैनी। इथीन एक केमिकल कंपाउंड है, इथीन एक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप ये हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। और पॉली मतलब होता है मैनी। तो बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स को जब कंबाइन करते हैं तब हमको पॉलीथीन मिलती है। तो पॉलीथीन क्या है? एक प्लास्टिक है। और पॉलीथीन क्या है? पॉलीमर है। तो प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा पॉलीमर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे हमें नाइलॉन फाइबर्स के कुछ एग्जाम्पल देना है। कुछ एग्जाम्पल हमने पहले भी डिस्कस किए थे, जैसे कि जिन रस्सियों पे कपड़े सूखते हैं छत पे, वो रस्सियाँ नाइलॉन की रोप्स होती हैं, नाइलॉन फाइबर्स से वो नाइलॉन रोप्स बनाई जाती हैं। फिर जैसे कि ये फ़ोटो में आप देख रहे हैं, ये जिप लाइनिंग की एक फ़ोटो है, तो इसमें आपको जो रोप्स दिख रही हैं ये सब नाइलॉन की बनी है, क्योंकि नाइलॉन की रोप्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। उसके बाद जो लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, वो जो रोप्स यूज़ करते हैं जिसमें उनकी पूरी बॉडी हैंग होती है, पूरी बॉडी वेट उठा सकती हैं वो नाइलॉन की रोप्स, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो आंसर है, इट इज़ यूज्ड फॉर री इन्फोर्समेंट इन रबर मटेरियल लाइक कार टायर्स। री इन्फोर्समेंट का मतलब होता है, सिंपल मतलब होता है स्ट्रेंथनिंग। अगर आपने कभी टायर्स देखे हो, जैसे साइकिल के टायर देखे हो, तो उसके अंदर एक ट्यूब होता है। तो कई बार क्या होता है, वो ट्यूब पंचर हो जाता है, क्योंकि वो बहुत नॉर्मल से रबर से बना होता है वो ट्यूब। लेकिन कार की अगर बात करें, कार एक हैवी व्हीकल है, तो उसमें उसके जो टायर्स होते हैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि वो बहुत ज़्यादा वेट उठा सकें, और बहुत ज़्यादा हैवी वेट भी हो तो भी वो उठा सकें। तो उन कार के टायर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनके रबर मटेरियल में हम नायलॉन यूज़ करते हैं, नायलॉन से उनका रबर मटेरियल बनाते हैं, ताकि उनकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, वो टायर्स की स्ट्रेंथ अच्छी हो। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सीट बेल्ट्स, टेंट्स, कर्टन्स एक्सेट्रा। तो अगर आपने सीट बेल्ट्स देखा है, तो सीट बेल्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप कोई ब्लेड या सिज़र से उन्हें ना काटो, वो नहीं कटेंगे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कितना भी मोड़ लो, कुछ भी कर लो, वो कभी भी टूटते नहीं है, कभी भी उनमें कोई ऐसे कट वगैरह नहीं आता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिमिलरली अगर आपने टेंट्स का फैब्रिक देखा हो, तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कर्टन्स अगर आपने देखे हो, वो नॉर्मल कर्टन्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो कॉटन के कर्टन्स या और भी थोड़े पतले फैब्रिक के कर्टन्स होते हैं, नहीं, वो नहीं। कई कर्टन्स ऐसे आते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं। अगर आपने कोई ऐसी शॉप्स में देखा हो जहाँ पे एयर कंडीशनिंग हो रही होती है, जहाँ AC चल रहे होते हैं, तो वो ऐसे प्लास्टिक के कर्टन्स लगाते हैं, ताकि हवा आर पार ना जाए और ट्रांसपेरेंट हो तो दिखता भी रहे। तो उन कर्टन्स को, वो भी कर्टन्स जो रहते हैं, वो नायलॉन फाइबर से ही बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज्ड एज अ रोप इन रॉक क्लाइंबिंग एंड इन पैराशूट्स। ये हम
ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नायलॉन की रोप्स बनाई जाती हैं जिनको हम रॉक क्लाइंबिंग, जिसको ट्रैकिंग भी कहते हैं, उसमें यूज़ करते हैं ताकि वो बॉडी वेट को हैंडल कर सके क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं। पैराशूट्स में भी इनकी रोप्स को यूज़ किया जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग। ओके, तो अगर कंटेनर्स की बात की जाए, कंटेनर्स मतलब कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए, तो आपने देखा होगा अगर आप कंपेयर करोगे तो आपके घर पे ज़्यादातर कंटेनर प्लास्टिक के होंगे एज़ कंपेयर टू स्टील या एल्यूमिनियम के कंटेनर। इसके रीजंस, मेन रीजंस जो है वो ये हैं कि प्लास्टिक कंटेनर इज़ लाइट वेट, easy to carry and handle, cheaper in price and convenient than other materials। अगर आप देखें तो आप स्कूल जाते हैं, टिफ़िन बॉक्स लेके जाते हैं, तो बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास स्टील के लंच बॉक्स होते हैं। मेजॉरिटी सब बच्चों के पास होते हैं प्लास्टिक के लंच बॉक्स। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि प्लास्टिक बहुत लाइट वेट होता है, बहुत ईजीली आप इसे कैरी कर सकते हो, आप अपने बैग में लेकर आ सकते हो। इसके लिए इसमें कोई इतना खास वेट नहीं होता है। उसके बाद चीप होते हैं ये काफ़ी, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। एक स्टील का टिफ़िन लेने जाओ आप सेम साइज़ का और सेम साइज़ का प्लास्टिक का टिफ़िन देखो, तो स्टील का टिफ़िन विल डेफिनेटली बी मोर एक्सपेंसिव देन द प्लास्टिक टिफ़िन। ओके, तो वो चीप होते हैं प्लास्टिक के टिफ़िन, इसलिए भी हम प्रेफर करते हैं। उसके बाद बहुत कन्वीनियंट होता है उनको कैरी करना, उनको हैंडल करना। फिर इट इज़ नॉन रिएक्टिव, सो डज़ नॉट रिएक्ट विद द फूड इन द कंटेनर्स। ओके, तो प्लास्टिक जो है वो कम्प्लीटली नॉन रिएक्टिव होता है। अगर आप दूसरे मेटल कंटेनर्स की बात करें जैसे कि एलुमिनियम हो गया या फिर कॉपर हो गया, तो ये सारे जो कंटेनर्स होते हैं ये खाने से रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे कि अगर आप दही है, अगर आपने दही को कॉपर के कंटेनर में रख दिया तो वो दही जो है उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगेगी, क्योंकि वो जो कॉपर है, कॉपर मतलब होता है तांबा, तो तांबे का बर्तन दही के साथ रिएक्ट कर जाता है और वो फूड को स्पॉइल कर देता है। बट ऐसा कुछ भी हमें प्लास्टिक के साथ नहीं मिलता है, तो इसलिए प्लास्टिक को हमेशा फेवर किया जाता है खाना स्टोर करने के लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, तो लेट मी टेल यू, दोनों ही एक टाइप के प्लास्टिक हैं और दोनों किस टाइप के प्लास्टिक हैं इनके नाम में ही छुपा हुआ है। थर्मो मतलब होता है हीट, प्लास्टिक हम सभी को पता है क्या होता है। तो ये इस टाइप के प्लास्टिक होते हैं जो हीट से बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब ये याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे याद रख सकते हो आप। डायरेक्टली मतलब अगर इनको थोड़ी सी भी हीट दी जाए ये तुरंत पिघल जाएंगे, और फिर उनको कूल कर दिया जाए तो उसी शेप में आ जाएंगे। यानी कि इनका जो नेचर है, इनका जो बिहेवियर है वो पूरा पूरा हीट से कंट्रोलेबल है। जैसे इनको हीट देंगे ये पिघल जाएंगे, इनको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर दो, कूल कर दो, फिर हीट दे दो, पिघल जाएंगे। तो ये इनका जो पूरा पूरा बिहेवियर है ये बहुत ज़्यादा हीट के वजह से कंट्रोल होता है। फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये भी इनके नाम में छुपा है। थर्मो मतलब होता है हीट, सेटिंग मतलब आप समझ सकते हैं सेट हो जाना। ठीक है, तो ये ऐसे टाइप के प्लास्टिक्स हैं जिनको एक बार अगर हमने हीट दे दी तो ये हमेशा के लिए सेट हो जाते हैं, उसी शेप में हमेशा के लिए सेट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन टाइप के प्लास्टिक्स को जैसे ही हम हीट देते हैं इनके अंदर एक ऐसी क्रॉस लिंकिंग होती है जो कि परमानेंट होती है, जिसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। अब हम इनके डिफरेंसेस पढ़ते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स, दे हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द चेन्स, और उन वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वैंडरवॉल फोर्सेस कहते हैं, जो कि आप हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। वैंडरवॉल फोर्सेस, ओके। तो इनमें वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, यही कहीं ना कहीं रीज़न है क्यों ये हीट देते से ही पूरी तरीके से मेल्ट हो जाते हैं। फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में दे हैव अ 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। और ये 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बना कैसे? जैसे इनको हीट दी, इनमें बहुत एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग हुई और ऐसा 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बन गया। तो क्योंकि इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं इसलिए हीट देने पर भी ये पिघलते नहीं हैं। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक्स में कैन ईजीली बेंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। बेंड मतलब मुड़ जाते हैं बहुत ईजीली, अगर थोड़ी सी भी हीट दें, थोड़ा सा भी प्रेशर दें तो बहुत ईजीली ये बेंड हो जाते हैं। उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रेजिस्ट स्ट्रॉन्गली ऑन अल्टरेशन ऑफ स्ट्रक्चर बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। यानी कि
अगर उनका हमें स्ट्रक्चर ऑल्टर करना हो, ऑल्टर मतलब होता है चेंज करना, अगर उनका स्ट्रक्चर हमें ऑल्टर करना हो उसके लिए हम कितना ही हीट दे दें, कितना ही हीट या प्रेशर अप्लाई कर दें, पर ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट डिफरेंसेस हैं सॉफ्टन्स ऑन हीटिंग एंड सॉलिडिफाइज ऑन कूलिंग। ये हम पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं हीट करने पे और सॉलिड हो जाते हैं यानी फ्रीज हो जाते हैं कूल करने पे। फिर इट डज़ नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, बिल्कुल ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं ये बिल्कुल भी हीट करने पे सॉफ्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग है। उसके बाद दीज आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। थर्मोप्लास्टिक्स डेफिनेटली सोल्यूबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वीक फोर्सेस हैं तो बहुत इजीली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कुड बी अल्कोहल, इट कुड बी क्लोरोफॉर्म, इट कुड बी ईथर। ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के नाम हैं। ओके, वहीं पे जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं ये इनसोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। क्यों? क्योंकि बहुत 3D नेटवर्क है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। थर्मोप्लास्टिक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पॉलीथीन। पॉलीथीन, जो पॉलीथीन आप मार्केट से जिसमें सब्जियां लेकर आते हैं, कभी अगर आप ट्राई करो कि अगर आप उसको थोड़ा सा भी जलाओगे, हीट करोगे, वो मेल्ट हो जाएंगे। ओके, तो क्यों? क्योंकि वो थर्मोप्लास्टिक्स है। वहीं पे अगर आप बेकेलाइट देखो, बेकेलाइट पता है किसमें होता है? आपके घर जो यूटेंसिल्स हैं, आपके घर जो बर्तन हैं, उसमें आप देखोगे एक हैंडल होता है ब्लैक कलर का। ओके, तो वो हैंडल बेसिकली क्यों होता है? ताकि हाथ जले ना, है ना। तो वो जो हैंडल होता है उसको आप कितना ही हीट कर लो, कितना ही लिटरली आप उसको गैस पे रख दो, ओके, स्टोव पे रख दो आप उसको, लेकिन वो कभी भी पिघलेगा नहीं। एटमोस्ट क्या हो सकता है इनके साथ? ये काले पड़ जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, लेकिन कभी भी पिघलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं। एक बार हीट देकर इनको जिस शेप में सेट कर दिया, ये वैसे सेट हो जाते हैं। फिर एक और एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक का पीवीसी। आपके घर जो वायर है, उन वायर पे आप एक जो कोटिंग देखते हो प्लास्टिक की, वो पीवीसी होती है। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड एक पॉलीमर होता है। ये भी पॉली मतलब मैनी, और विनाइल क्लोराइड एक केमिकल एलिमेंट है, एक यूनिट है जिसके बहुत सारे यूनिट को ऐड करके हमको ये पॉलीमर बनाए। ओके, तो पीवीसी, इसको भी अगर आप हीट करोगे, वो वायर को अगर आप हीट करके देखोगे तो वो पीवीसी मेल्ट होने लगेगा। वहीं पे अगर मेलेमाइन, मैं आपको बता दूं मेलेमाइन होता क्या है। तो आपने अगर देखी हो क्रॉकरी में प्लेट्स होती हैं, तो वो जो प्लेट्स होती हैं ना, वो मेलेमाइन की बनी होती हैं। आजकल नई टाइप की क्रॉकरी आने लगी है, वो सेरेमिक की क्रॉकरीज नहीं आती हैं अब, और जो कि गिरने पे टूट जाती थी। ये वाली जो क्रॉकरी है ये गिरने पे नहीं टूटती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रहती हैं। तो ये जो क्रॉकरीज होती हैं, इनको आप कितना ही हीट कर दो, इनका प्लास्टिक कभी मेल्ट नहीं होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ओके, तो हमें दो चीज़ें दी गई हैं, हमें बताना है कि इनको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही क्यों बनाते हैं। ऐसा क्यों नहीं कि हम उनको थर्मोप्लास्टिक से बना लें। ओके, तो पहला है सॉस पैन हैंडल्स। सॉस पैन मतलब सिंपली आपके घर पे जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, जैसे कि फ्राइंग पैन हो गया, नॉन स्टिक पैन हो गया, तवा हो गया, कुकर हो गया, इन सब में आप देखते हो एक ब्लैक कलर का हैंडल होता है। ओके, तो वो ब्लैक कलर का हैंडल या किसी और कलर का भी हो सकता है, बेसिकली एक प्लास्टिक हैंडल होता है। ओके, तो वो प्लास्टिक हैंडल जो होता है वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है। रीज़न हम देखते हैं। Thermosetting plastics are used to make saucepan handles because they are bad conductors of heat, very important, and they resist fire. They do not get softened on heating like other plastics. Okay, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका यूटेंसिल है, जो बर्तन है, वो बना किससे होता है? एक मेटल से। और मेटल होते हैं अच्छे कंडक्टर हीट के, तो वो बहुत इजीली हीट कंडक्ट करते हैं। तो अगर हम ये हैंडल नहीं देंगे तो हमारा हाथ जल सकता है। तो हाथ ना जले इसलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, ये हीट को कंडक्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है? कितना ही गर्म कर लें इनको, ये कभी भी सॉफ्ट नहीं होंगे, ये कभी भी पिघलेंगे नहीं। एक बार जैसे सेट हो गए वैसे ही सेट हो जाते हैं। उसके बाद दे रेजिस्ट फायर, यानी कभी भी आग नहीं पकड़ते हैं। तो इन रीजंस की वजह से हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को यूज़ करते हैं।
इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है मेलेमाइन। उसके बाद बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स, इन सब में क्यों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज़ किया जाता है। तो इन सब का भी कहीं ना कहीं वही रीज़न है। अगर हम देखें, अगर हम नॉर्मल प्लास्टिक से इन सब को बनाते तो क्या होता है, ही जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रन करती है, जब करंट फ्लो करता है, ओके, वायर्स में बेसिकली होता क्या है, करंट फ्लो करता है। तो मैं आपको बताऊं, करंट फ्लो करने से हीट भी जनरेट होती है। तो ये हीट अगर थर्मो प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। इसलिए हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज़ करते हैं ताकि वो हीट को बेयर कर पाए और मेल्ट ना हो। ओके, तो रीज़न क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस, प्लग बोर्ड्स, बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं और हीट को भी कंडक्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल बैकेलाइट। तो आपके घर जो स्विचेस हैं, जो प्लग बोर्ड हैं, आप उनको कितना ही अगर हीट देकर देखें, वो एक बार ब्लैक हो जाएंगे पर मेल्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो बैकेलाइट से बने होते हैं, जो कि एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, categorize the materials of the following products into can be recycled and cannot be recycled। यहाँ पे हमें एक लिस्ट दी गई है, इसमें बहुत सारे मटेरियल्स दिए हैं, हमें बस इतना बताना है इसमें से कौन से मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, यानी कि जो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा भी इनको यूज़ कर सकते हैं, वो फिर कैसे भी यूज़ करें, मेल्ट करके कुछ भी करके, बट दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, जिनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत क्लियर होगा कि ऑब्वियसली रिसाइकिल कौन से किए जा सकते हैं, जो कि थर्मोप्लास्टिक्स हैं। क्यों? क्योंकि इनको एक बार यूज़ करा, फिर उसके बाद दोबारा हीट करके हम इनका शेप चेंज करके बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। और कैनॉट बी रिसाइकिल वाली कैटेगरी में ऑब्वियसली ऐसे प्लास्टिक्स आएंगे जिनको एक बार हीट करा, उसके बाद ये सेट हो गए, यानी कि थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स आएंगे। अब बस हमको देखना है कि कौन से इन लिस्ट में से कौन से थर्मोप्लास्टिक्स हैं, थर्मोसेटिंग कौन से हैं। तो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, डेफिनेटली टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो इसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ एक क्रॉस लगा देती हूँ। फिर प्लास्टिक टॉयज़, हाँ, प्लास्टिक टॉयज़ को रिसाइकिल बहुत इजीली किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो थर्मोप्लास्टिक से बने होते हैं। कुकर हैंडल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, सारे यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनते हैं, तो इनको भी रिसाइकिल नहीं कर सकते। कैरी बैग्स, कैरी बैग्स का सिंपल मतलब इनका यहाँ कहने का है पॉलीथिन। तो पॉलीथिन हमें पता है, पॉलीथिन एक थर्मोप्लास्टिक है, उसको हम हीट देंगे तो वो पिघल जाएगी, तो रिसाइकिल कर सकते हैं। बॉल पॉइंट पेन्स, ये शायद आपको पहले से नहीं पता होगा, बट मैं ये बता दूँ, बॉल पॉइंट पेन्स भी रिसाइक्लेबल हैं। ओके, बॉल पॉइंट पेन्स को भी बहुत इजीली, उनके ऊपर जो बॉल पॉइंट पेन का जो प्लास्टिक होता है उसको बहुत इजीली रिसाइकिल किया जा सकता है हीट करके। उसके बाद प्लास्टिक बोल्स, हाँ डेफिनेटली हम प्लास्टिक बोल्स को रिसाइकिल कर सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक है वो। प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर, अब ये जो इतना बड़ा वर्ड है प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर, इसको हम कहते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पहले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था, और डिस्कस किया था कि ये हीट करने में पिघल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक थर्मोप्लास्टिक है, तो डेफिनेटली इसको भी रिसाइकिल कर सकते हैं। प्लास्टिक चेयर, हाँ ये भी थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक की बनी होती है, इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल स्विचेस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट दीज स्विचेस आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, जैसे कि बैकेलाइट, तो इनको रिसाइकिल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, टोटल कितने इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते थे, 1 एंड दिस 2 एंड 3। ओके, तो यहाँ कैन बी रिसाइकिल में ये सब है, और कैन नॉट बी रिसाइकिल में ये 3 है जो कि हमने पीछे मार्क करे थे। आप आंसर चेक कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Rana wants to buy shirts for summer. Should he buy cotton shirts or shirts made from synthetic materials? Advise Rana giving your reason. Okay, तो समर्स में आप खुद सोचो, आप कैसे टाइप के कपड़े, कैसे टाइप के फैब्रिक पहनना प्रेफर करते हो, ऐसे जो काफ़ी ब्रीदेबल हो, है ना, जिनमें जो बहुत लूज़ हो, जिनका फैब्रिक स्किन पे चिपकता ना हो, बहुत ज़्यादा स्टिकी ना हो, ऐसे फैब्रिक्स। और सबसे अच्छा बेस्ट फैब्रिक होता है कॉटन का, क्योंकि बहुत ब्रीदेबल है, उसमें एयर होल्स होते हैं प्रॉपर, तो हवा आती रहती है।
वहीं पे अगर हम कुछ सिंथेटिक मटेरियल डिस्कस करें जैसे कि पॉलिएस्टर डिस्कस करते हैं, तो पॉलिएस्टर जो स्पोर्ट्स वाले जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो जो जर्सी पहनते हैं वो जर्सी बनी होती है पॉलिएस्टर की। अगर वही जर्सी वो दिन भर पहने तो स्किन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनमें बिल्कुल भी पोर्स नहीं होते हैं जिससे हवा ट्रांसफ़र हो सके। फिर वो बिल्कुल भी स्वेट एब्जॉर्बिंग नहीं होते हैं, वो स्वेट बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। वहीं पे कॉटन स्वेट एब्जॉर्बिंग होता है। तो आंसर देखते हैं। राना इज़ एडवाइज टू परचेज अ कॉटन शर्ट फॉर श्योर इन समर बिकॉज कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। फर्स्ट पॉइंट, बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है स्वेट का। फिर इट हैज़ पोर्स विच फैसिलिटेट्स ईजी इवेपरेशन ऑफ स्वेट। उसमें पोर्स होते हैं जिससे हवा आती जाती रहती है और जो भी स्वेट हमें आता है वो बहुत ईजीली इवेपरेट हो जाता है। और सभी को पता है कि इवेपरेशन कॉजेज कूलिंग, और अगर वो स्वेट जो आ रहा है वो इवेपरेट हो जाएगा तो हमें कूल फील होगा समर्स में। ऑन द अदर हैंड जो सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, फॉर एग्जांपल पॉलिएस्टर, देयरफॉर दे आर वेरी अनकंफर्टेबल फॉर वियरिंग इन समर्स। समर्स में मेन प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि बहुत गर्मी लगती है जिसकी वजह से स्वेट आता है। तो कॉटन मटेरियल्स दे आर वेरी फ्रेंडली व्हेन इट कम्स अबाउट कंट्रोलिंग स्वेट, पर जो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं वो बिल्कुल स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कोरोजन मतलब होता क्या है या कोरोसिव नेचर होता क्या है। तो कोरोजन बेसिकली ज़्यादातर जो होता है वो होता है मेटल्स का। ओके, और कोरोजन का सिंपल लैंग्वेज में मैं मतलब बताऊं तो जो आयरन होता है या फिर जो हिंदी में इसको लोहा बोलते हैं, तो आयरन में जंग लग जाती है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ नोन एज कोरोजन। तो इस तरीके की, जैसे आयरन में जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है, उस तरीके का कोरोजन प्लास्टिक में और क्यों नहीं होता है। मतलब प्लास्टिक में ऐसे हमको एग्जांपल्स देने हैं कि इस टाइप का कोरोजन प्लास्टिक में नहीं होता है। तो एग्जांपल्स क्या हैं? दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। ओके, आयरन में रस्ट लगने का सबसे मेजर दो ही रीज़न होता है। पहला कि उनको एयर मिल जाती है, मतलब वो एयर से रिएक्ट कर जाते हैं। दूसरा कि वो पानी से या मॉइस्चर से भी रिएक्ट कर जाते हैं। जबकि प्लास्टिक जो है वो ना तो एयर ना तो वाटर किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, और यही दो चीज़ें हैं जो कि बहुत असेंशियल होती हैं कोरोजन के लिए। नेक्स्ट, they do not react even in the presence of strong and concentrated chemicals such as acids present in cleansing agents and pickles. Okay, तो मैं आपको बताऊं जो कर्ड होता है, ओके, जो दही होता है उसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। अब आपको लग रहा होगा कि दही तो हम खाते हैं यानी कि हम एक एसिड खा रहे हैं। बिल्कुल, आप एक एसिड ही खा रहे हो, बट वो एसिड हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो बिल्कुल भी हार्श एसिड नहीं है, बिल्कुल भी हार्मफुल एसिड नहीं है। ओके, तो ये कर्ड जो है इसको बहुत ईजीली हम प्लास्टिक में स्टोर कर सकते हैं कि है तो ये भी एक केमिकल ही है, तो ये भी एक एसिड ही, बट फिर भी हम इसको बहुत ईजीली स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक्स इनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर food can be stored in plastic container in spite of the chemicals present in the food. डेफिनेटली सेम एग्जांपल आ जाएगा कि फूड में किसी भी टाइप के केमिकल्स हों। जैसे कि अगर हम विनेगर की बात करें, ओके, विनेगर आप सभी ने सुना होगा, खाने में यूज़ करते हैं विनेगर। तो विनेगर इज़ व्हाट? विनेगर इज़ एसिटिक एसिड। ओके, विनेगर इज़ सिंपली एसिटिक एसिड। तो भी हम विनेगर को बहुत इजीली प्लास्टिक बॉटल में स्टोर कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा विनेगर हमेशा प्लास्टिक की बॉटल में ही आता है। ओके, तो इवन दो उसमें एसिटिक एसिड है तो भी वो स्टोर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता केमिकल से। बकेट्स विच आर मेड अप ऑफ आयरन रस्ट ओवर टाइम बट प्लास्टिक बकेट्स डू नॉट रस्ट। एक ही बात है। ओके, रस्टिंग मतलब ही क्या है? कोरोजन। तो प्लास्टिक कोरोड नहीं होते, प्लास्टिक में कोरोजन नहीं होता, जबकि आयरन में हो जाता है। Moving on to next question. Should the handle and bristles of a toothbrush can be made of the same material? Explain your answer. आप खुद सोचो, आपका जो हैंडल होता है और टूथब्रश का वो काफ़ी हार्ड होता है, वहीं पे जो ब्रश होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे और सॉफ्ट होते हैं। तो अगर उनको सेम मटेरियल का बना दें, जैसे कि हैंडल जितना हार्ड है उतना ही हार्ड अगर ब्रशेस होंगे, तो वो हमारे गम्स को डैमेज कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। तो इसका आंसर बहुत ऑब्वियस है कि नो, नेवर।
No, the handles and bristles of toothbrush should not be made of the same material because the handle should be hard. हैंडल हार्ड होना चाहिए ताकि प्रॉपर ग्रिप हम अच्छे से उसे होल्ड कर सकें फॉर बेटर हैंडलिंग एंड ग्रिप, whereas the bristles should be soft and flexible promoting easy cleanliness. आप देखते हो कि बहुत एडवर्टीजमेंट आता है, एक एडवर्टीजमेंट बहुत फेमस है विराट कोहली जिसको एडवर्टाइज करता है ऑल राउंडर सफाई, उसका टैगलाइन है उस एडवर्टीजमेंट का। तो बहुत फ्लेक्सिबल ब्रश होता है, उसका जो ब्रश का हेड होता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो इसलिए होना चाहिए ताकि जो हमारे गम्स हैं उनको कोई डैमेज ना हो। और एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपने नायलॉन पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूँ जो टूथब्रश होता है उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो नायलॉन के बने होते हैं। टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो नायलॉन के बने होते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि क्यों हमें प्लास्टिक से जितना हो सकता है दूर रहना चाहिए। तो इसका आंसर होगा वी शुड अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल बिकॉज दे आर प्रमोटर ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ओके, क्यों ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं? बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें आप सभी को पता होगी, बायो मतलब होता है बायोलॉजिकली, डिग्रेडेबल मतलब डिकम्पोज होना। तो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें में क्या आता है, जैसे हमारे घर बहुत सारे वेस्ट होते हैं जैसे कि सब्जियों का वेस्ट, चाय पत्ती का वेस्ट, फ्रूट्स का वेस्ट। तो ये सारे वेस्ट जो होते हैं, पेपर, क्लॉथ, ये सब वेस्ट जो है ये सब के सब बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये बायोलॉजिकली डिकम्पोज किए जा सकते हैं। वहीं पे जो प्लास्टिक है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि इसको नेचर में अगर मैं ऐसे ही सॉइल में डाल दूँ, ऐसे ही अगर मैं सॉइल में डाल दूँ इनको, तो ये डिग्रेड नहीं हो सकते। नेचर इनको डिग्रेड नहीं कर सकता, इसलिए ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, एनवायरनमेंट को पल्यूट करते हैं। ओके, दे टेक सेवरल ईयर्स टू डीकम्पोज। ओके, या तो ये नहीं डीकम्पोज होंगे या ये बहुत ही ज़्यादा ईयर्स लेंगे डीकम्पोज होने में। एंड इवन अपॉन इंसिनरेशन, इंसिनरेशन मतलब होता है रिसाइक्लेशन जो प्रोसेस होती है, उसमें दे प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही हार्मफुल गैस है, ठीक है। ये हेडेक देती है, ये बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसीजेस देती है। बेसिकली होता क्या है, हमारे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। ओके, और ये हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और पूरे ऑर्गन्स में जाता है और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को पूरे ऑर्गन्स में फैला देता है, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है। लेकिन ये अगर कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है तो ये हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने से क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे ऑर्गन्स को बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और इससे डेथ भी हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड विच आर हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज प्रमोट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी प्रमोट करता है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब बेसिकली होता है अर्थ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाना। ओके, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस टाइप की गैसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप होती जाती है। उसके बाद प्लास्टिक बैग्स आर यूज फॉर कैरिंग ग्रॉसरीज एंड अदर आइटम्स एंड आर थ्रोन बाय पीपल इनटू द environment and are later on consumed by stray animals which may result in blocking their respiratory passage and ultimately lead to their death। अगर आपने कभी देखा हो तो कुछ वीडियोस ऐसी व्हाट्सएप पे आती हैं जिनमें अगर कभी कोई काऊ, कोई बफेलो, कोई भी कैटल एनिमल ये पॉलीथीन को खा लेते हैं तो लोग उनके मुंह से पॉलीथीन को हटाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है ये कि अगर ये स्ट्रे एनिमल्स, काऊ वगैरह, ये पॉलीथीन अगर खा लेंगे तो इनके इंटेस्टाइन में, इनके रेस्पिरेटरी पैसेज में ये पॉलीथीन अटक जाएगा, जिससे इनकी सीधे सीधे स्ट्रेट अवे इनकी डेथ हो जाती है। तो ये स्ट्रे एनिमल्स के लिए भी पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग्स बहुत हार्मफुल है। इसलिए ये सारे रीजंस की वजह से हमें जितना दूर हम प्लास्टिक से रह सकते हैं उतना दूर रहना चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द टर्म्स ऑफ द कॉलम 1 करेक्टली विद द फ्रेजेस गिवन इन कॉलम 2।
सो फर्स्ट कॉलम में दिया है पॉलिएस्टर। हम बहुत बार पॉलिएस्टर को पढ़ चुके हैं कि ये स्पोर्ट्समैन की जर्सी बनाने में हेल्प लेते हैं पॉलिएस्टर की। बेसिकली पॉलिएस्टर की ही जर्सी बनती है। तो क्यों बनती है? क्योंकि ये बिल्कुल स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करती है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जो है पॉलिएस्टर की जर्सी बनाने का, अगर आपने कभी भी देखा हो पॉलिएस्टर का फैब्रिक का आपने कभी पहना हो तो आपने देखा होगा इनमें कभी भी क्रीज नहीं आती है। आपको कभी भी पॉलिएस्टर को कपड़े को आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा फ्रेश होते हैं। ओके तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। तो ये चारों पॉइंट में से फोर्थ जगह पे हमको दिख रहा है कि फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल ईजीली, रिंकल या क्रीजेस नहीं आती हैं। तो फर्स्ट आंसर होगा दिस वन। टेफ्लॉन। टेफ्लॉन अभी तक हमने एक भी बार नहीं पढ़ा है, तो अब मैं आपको बताती हूँ टेफ्लॉन होता क्या है। अगर आपने घर पे देखा हो, हमारे पास घर पे तवे होते हैं, ओके, जिनमें हम रोटी बनाते हैं। फिर हमारे पास एक और टाइप के तवे होते हैं घर पे जिनको नॉन स्टिक पैन कहते हैं। ओके तो हम कभी भी कोई डोसा, चीला, उत्तपम, ऐसी चीज़ें जो हमें बनानी होती हैं जिसमें हम चाहते हैं कि तेल भी कम यूज़ हो तो हेल्दी हो, ताकि वो चिपके ना बेसिकली तवे पे। वही क्योंकि अगर आप तवे पे ये सब बनाओगे तो तवे पे ये सब चिपक जाएंगे। तो कुछ नहीं होता है, बस एक नॉन स्टिक पैन बनाने के लिए वही सेम तवे पे अगर मैं टेफ्लॉन की कवरिंग चढ़ा दूँ, ओके, तो वो तवा नॉन स्टिक बन जाता है, वो एक नॉन स्टिक पैन बन जाता है जिस पे मैं बहुत इजीली कुछ भी बना सकती हूँ, चीले, डोसा, कुछ भी। तो ये चारों ऑप्शन में से सी वाला जो है वो ये है, यूज टू मेक नॉन स्टिक। तो सही आंसर है सेकेंड। उसके बाद रेयॉन। रेयॉन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट था। हमने सेकेंड एमसीक्यू में देखा था। क्यों था डिफरेंट? क्योंकि वो एक नेचुरल रॉ मटेरियल से बनता है, और वो नेचुरल रॉ मटेरियल क्या था? वो था वुड पल्प। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला। उसके बाद नायलॉन, लास्ट में नायलॉन ही बचा है, और हम नायलॉन को भी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नायलॉन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग रोप्स, स्ट्रॉन्ग रस्सियाँ बनाने के लिए यूज़ करते थे। रॉक क्लाइंबिंग जो लोग करते हैं, पैराशूट्स जो लोग में जो रस्सियाँ यूज़ होती हैं वो भी नायलॉन की बनती हैं। और मैं आप एक और चीज़ यहाँ पे जो हमने नहीं देखी अभी तक, कि जो स्टॉकिंग्स होते हैं, जो लड़कियाँ स्टॉकिंग्स पहनती हैं, वो भी नायलॉन के ही बनते हैं। तो राइट आंसर इज़ फोर्थ। तो यहाँ पे सारे आंसर दिए हैं। नाउ वील मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Manufacturing synthetic fiber is actually helping conservation of forest. Comment. तो जो सिंथेटिक फ़ाइबर्स होते हैं उनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, यानी सिंथेटिक फ़ाइबर्स को बनाने के लिए हमें जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो भी हमको सिंथेटिकली ही मिलते हैं या आर्टिफिशियली मिलते हैं। वहीं पे अगर जो नेचुरल फ़ाइबर्स को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं वो हमको मिलते हैं प्लांट्स से। तो प्लांट्स कहाँ होते हैं? फॉरेस्ट में। तो अगर हमको रेयॉन बनाना है तो रेयॉन बनता है वुड पल्प से। तो वुड पल्प बनाने के लिए एक पेड़ काटना पड़ेगा, तब जाके हमको उससे वुड मिलेगा। ओके, वहीं पे सिंथेटिक फ़ाइबर्स में ऐसा नहीं होता है। तो डेफिनेटली सिंथेटिक फ़ाइबर्स हमें काफ़ी हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। So the answer is yes, manufacturing synthetic fiber is actually helping in the conservation of forest, because synthetic fibers are made from the materials which are not available in the forest and are made from man-made or artificial compounds. Okay, तो synthetic fibers हैं तो artificially prepared fibers ही, और ये जिन raw material से बनते हैं वो भी artificial compounds ही होते हैं। On the other hand, natural fibers are derived from plants and animals, so they ultimately lead to cutting of trees and killing of animals. Thus, synthetic fiber prevent this from happening and help to preserve the ecosystem. ओके तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर नेचुरल फाइबर्स बनाने हैं तो नेचर से मिलेंगे। नेचर मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में प्लांट्स और एनिमल्स, तो प्लांट्स और एनिमल्स को किल करना पड़ता है। तो इसलिए सिंथेटिक फाइबर्स हमें हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए, इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। Describe an activity to show that thermoplastic is a poor conductor of electricity. In order to show that thermoplastic is a poor conductor of electricity, we can make use of a circuit which is given on the next slide. ओके सो वी ऑलरेडी नो कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं ये बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। ये हम पहले से ही जानते हैं। कैसे? क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब बैकेलाइट, और बैकेलाइट किस में यूज़ होता था? यूटेंसिल्स के, बर्तनों के हैंडल्स में यूज़ होता था, जिससे हमें गर्म ना लगे। क्यों? क्योंकि बैकेलाइट कभी
हीट पकड़ता ही नहीं है। ओके, तो हमें ये पता था कि दैट दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो उसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि आप एक सर्किट बना लो। सर्किट मतलब सर्किट में आप एक सेल ले लो और एक बल्ब ले लो, और फिर बेसिकली हमें दो सर्किट बनाने पड़ेंगे। पहले सर्किट में हमने क्या करा है, पहले सर्किट में हमने बीच में वायर्स के बीच में कहीं हमने कोई कंडक्टर लगा दिया है। अब वो कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, एक हमने मेटल लगा दिया, कोई हमने कोई सी आयरन की नेल लगा दी, हमने कोई सा कॉपर का या एलुमिनियम का वायर लगा दिया, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो या ऐसे करके हमने एक सर्किट में, हमारा जो फर्स्ट सर्किट था उसमें हमने कंडक्टर लगाया। फिर हमारा जो सेकंड सर्किट था उसमें हमने हमारा थर्मोसेटिंग मटेरियल लगाया, जिसका भी हमको टेस्ट करना था। तो जब हमने ये किया तो हमने देखा कि पहले सर्किट में बल्ब ग्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि कंडक्टर एक कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है और सर्किट कंप्लीट कर देता है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो होता है। वहीं पे हमने सेकंड सर्किट में देखा कि बल्ब डज नॉट ग्लो। क्यों? क्योंकि थर्मोसेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। जैसे ही हम थर्मोसेटिंग लगा देते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वहाँ पे सर्किट वहीं पे ब्रेक हो जाता है, करंट का फ्लो रुक जाता है। तो इससे क्लियरली हमें पता चल जाता है। अब मैं रीड करती हूँ। इट कैन बी क्लियरली सीन इन द इमेज अबव दैट इन वन सर्किट अ कंडक्टर इज यूज्ड एंड in the other circuit a thermosetting plastic is used in the place of it. The circuit in which the thermosetting plastic is used, the bulb does not glow, proving that there is no flow of current, providing the conclusion that thermosetting plastic is a poor conductor or insulator of electricity. So thank you so much. Subscribe to RNG Academy on YouTube and visit our site for more details.